आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद पढ़कर जाए, पूरी तैयारी अपनी करें, अपने नोट्स बनाएं और क्लास में बुक्स देख देख कर पढ़ाने से रुके, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि टीचर खुद बुक पे देख के पढ़ा रहा है, टीचर को खुद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये टॉपिक। ऐसा ना करें, पूरी चीज़ पढ़कर जाए, फिर पूरा उसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से फीडबैक लें। अच्छा, जाते ही पढ़ाना शुरू कर दें। क्लास में जाने के बाद आपको थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि वार्म अप करना चाहिए। बच्चों से पूछे कि आपने क्या किया, छुट्टी में आपने क्या किया, कहाँ गए थे आप, क्या खाया आपने और क्या हुआ। इससे क्या होता है, बच्चे आपसे अटैच होते हैं, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि आपको उनकी फिक्र है, आपको उनकी चिंता है। ये करना बहुत ज़रूरी। दूसरा आप जो करेंगे वो ये कि बच्चों में क्वेश्चन पूछने की एक कला को आप उभारें, कि बच्चे आपसे सवाल पूछे, आपसे डरे नहीं, आपसे घबराए नहीं, आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, आपसे बात करने को उत्सुक हो। ये एक बड़ा इशू है कि हम कैसे हमारे टीचिंग प्लान को बनाएं। टीचिंग प्लान बनाने में ये करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक चैप्टर है ज्योग्राफी का, ले लीजिए अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक पढ़ाने के लिए आपको कितने आवर्स लगते हैं? 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर? मेरे ख्याल से लोअर क्लासेस में 6 to 8 जो क्लासेस है उसमें अर्थक्वेक जैसा टॉपिक पढ़ाने के लिए 1 आवर बहुत ज्यादा सफिशियंट। लेकिन 9-10 में अगर हायर ज्योग्राफी की बुक आती है, सीबीएसई की बुक में अर्थक्वेक को बहुत अच्छा डील किया गया है, इसको 2.5 से 3 घंटे लगे। तो इसके मुताबिक आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं उस क्लास में आप ये देखिए कि मैं कितने दिनों में ये टॉपिक पढ़ा पाऊंगा या कितने घंटे में ये टॉपिक में डील कर पाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपके हर चैप्टर को वेटेज मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको आधे घंटे में पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक आपको 2 से 3 घंटे में पढ़ाना है। अब आपका एक पीरियड अगर 40 मिनट का है, 35 मिनट का है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 35 मिनट का एक पीरियड होता है, जूनियर कॉलेज का पीरियड 40 मिनट का होता है और डिग्री कॉलेज 50 मिनट्स का होता है। तो आपके यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ये पाऊँ कि 40 मिनट का एक पीरियड है, तो 40 मिनट में आपको उस टॉपिक का कितना हिस्सा पढ़ाना है। ऐसे आप पूरी बुक जो आपको पढ़ानी है उसको लेके अभी बैठिए। मतलब अगर मेरे लेक्चर के बाद आपको वक्त है तो वो काम कीजिए, अगर नहीं तो दिन भर में जब प्रिंसिपल साहब आपको काम दे या घर जाके आप ये काम करें। ये पूरी आपकी बुक को आप डिवाइड करें घंटों में, कि हर चैप्टर इतने घंटे में पूरा होगा और पूरी बुक समझिए 35 to 40 आवर्स में कंप्लीट होती है। उसके हिसाब से दिनों को डिवाइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर का एक लेसन प्लान बनाइए। लेसन प्लान में होता ही है कि हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है। उसके बाद हमारे पास एक बॉडी ऑफ द प्लान होता है कि हमको जो पढ़ाना है उसके मुद्दे क्या क्या है। और उसके बाद एक समाप्ति होती है, एक स्टॉप होता है कि हम खत्म करने पर उसमें क्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर हम बच्चों का रीवैल्यूएशन या टेस्ट लेते हैं। अब अगर आप ये तय करते हैं कि मुझे हर लेक्चर के बाद बच्चों का टेस्ट लेना है, हर चैप्टर के बाद, तो वैसा आप तय कर सकते हैं, या आप 2-2 चैप्टर मिलाकर भी टेस्ट ले सकते हैं। इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हर चैप्टर के बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाता है और ये जांचा जाता है कि बच्चे जो आपने पढ़ाया है उसको कितना एब्जॉर्ब कर पाए। फिर ये चीज और एक मुद्दा डिसाइड करता है, वो ये कि आपके बच्चे किस टाइप के। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा वीक है तो उसके हिसाब से आपका लेसन प्लान फैलता जाता है, आपकी नंबर ऑफ टीचिंग फैलती जाती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे अच्छे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे उसको वैसे बनाते हैं ताकि आपका लेसन जल्दी हो जाए और आपको असेसमेंट करने का टाइम मिले। तो ये एक काम है जो आपको आते ही करना चाहिए, वो ये कि अपना लेसन प्लान एक तरतीब देना चाहिए और अपना टीचिंग टाइम टेबल हैंड ओवर करना चाहिए प्रिंसिपल को कि मैं साल भर में इतना पढ़ाने वाली हूँ, मेरे पास इतनी चैप्टर है और ये मेरा लेसन प्लान। हर चैप्टर का लेसन प्लान बनाना जरूरी नहीं। आप बीच बीच में जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जैसे मैथ्स है, जैसे साइंस के कुछ कंसेप्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। और याद रखिए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हमने बात की थी, बच्चों में क्रिएटिविटी आनी चाहिए। मतलब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया करना है। दूसरे है कि बच्चे को टेस्टिंग के लिए तैयार करना है, कि बच्चे ने कुछ चीज पढ़ा, कितना समझा, उसके टेस्ट को आपको डेवलप करना है। टेस्ट डेवलप करने के लिए 2-3 तरीके हैं। कभी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे जब हमारा लेक्चर होगा तो हम उस पर पूरी खुलकर बात करेंगे।
और इनमें से ये बताता हूँ कि टेस्ट या तो नॉलेज बेस्ड होता है, या तो टेस्ट जो है रीजनिंग बेस्ड होता है, या तो टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो नॉलेज है, रीजनिंग है, एप्लीकेशन है, तीन अलग अलग डोमेन पर ये टेस्ट होते हैं। तो इनमें से आपके बच्चे जिस लेवल पे वैसा टेस्ट आप देंगे। अगर बच्चे बहुत प्राइमरी लेवल पर है तो आप नॉलेज बेस्ड टेस्ट लेंगे कि ये चीज का आविष्कार कब हुआ, ये सिद्धांत क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, मतलब नॉलेज, मेमोरी टेस्ट। फिर थोड़ा आगे बढ़ के आप रीजनिंग टेस्ट करेंगे कि रीजनिंग बच्चा दे पाता है। रीजनिंग का मतलब ये है कि भाई आसमान नीला क्यों है, पानी नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, और पानी गर्म होकर 100 डिग्री पर भाप बनके क्यों इवेपोरेट हो जाता है, या पत्ते हरे क्यों होते हैं। इस तरीके के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उस पर टेस्ट हो सकता है। फिर तीसरा एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है। मतलब ये कि एक नॉलेज को बच्चा कहाँ अप्लाई कर, मतलब वो पानी के बर्फ बनने की जो क्रिया है उसको कहाँ अप्लाई कर, वो पानी के भाप बनने की जो क्रिया है उसको कहाँ अप्लाई कर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने लेसन में जितना समावेश करना चाहिए। हमारी क्लास में अगर आप देखिए 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, मतलब जो आप पढ़ाते हैं उसको फॉलो करते हैं। बाकी की जो 40% बच्चे हैं उनमें से भी 20% आपकी क्लास के पीछे होते हैं। मतलब उनको यही समझ नहीं आता कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपका इंटेंशन ऑफ टीचिंग क्या है। वो बच्चे ध्यान नहीं देते, या वो बच्चे बैक बेंचर होते हैं, या उनको सुनाई नहीं देता, या ये कि वो बहुत ज्यादा विचलित मन के साथ होते हैं, ध्यान नहीं देते। ऐसे शरारती बच्चे होते हैं। फिर 20% जो बाकी के बच्चे होते हैं वो ज़हीन होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये तो उनका पढ़ा हुआ है, शायद ये कि वो बाहर ट्यूशन लेते होंगे या वो कहीं और स्कूल से आए होंगे जहां पर उन्होंने अच्छी तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भी ध्यान नहीं देते। ऐसे बच्चों को टैकल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ऐसे बच्चों को आपको अपने कम्युनिकेशन से सुधारना चाहिए। बाकी 60% बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आपकी बुक्स कंप्लीट करेंगे, होमवर्क करके लाएंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। अगर 16% से कम बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को ठीक करने की जरूरत है। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 50 बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब ये एक बहुत सीरियस इशू। या तो आपकी टीचिंग में कोई इशू है बहुत बड़ा, या तो वहाँ की सिचुएशन में कोई इशू है, या तो सबके सब बच्चे जो है वो आपकी बात समझने में असमर्थ है। उसके लिए कोई बड़ी स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगी, और आपको आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर या साथी शिक्षक को बोलना पड़ेगा कि मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वो आपको कोई ऐसे टिप्स दे, ऐसी बात बताए जिससे आप बच्चों में उस चीज को समझा सकें। दूसरी ये तो पूरी एकेडमिक की बात है कि एकेडमिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और अभी नया नया साल शुरू हुआ है, आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद पढ़कर जाए, उसमें ज़रा भी कमी ना करें, पूरी तैयारी अपनी करें, अपने नोट्स बनाएं, और क्लास में बुक्स देख देख कर पढ़ाने से रुके, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि टीचर खुद बुक में देख के पढ़ा रहा है, टीचर को खुद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये टॉपिक। ऐसा ना करें, पूरी चीज़ पढ़कर जाए, फिर पूरा उसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से फीडबैक लें। अच्छा, जाते ही पढ़ाना शुरू कर दें। जाने वहाँ पर क्लास में जाने के बाद आपको थोड़ा-सा, जिसे हम कहते हैं कि वार्म अप करना चाहिए। तो वार्म अप एक्सरसाइज में ये करता हूँ अपने बच्चों के साथ। आज मेरा भी पहला दिन है तो मैं जाके करूँगा कि बच्चों से पूछेंगे आपने क्या किया? छुट्टी में आपने क्या किया? कहाँ गए थे आप? क्या खाया आपने? और क्या हुआ? ये देखिए कि अगर घर में कोई खुशी आई है बच्चे की, मतलब बच्चे का कोई छोटा भाई-बहन अगर जन्म लिया है तो उसको मुबारकबाद दीजिए। अगर घर में किसी की, चाचा की, मामा की, खाला की, फूफी की शादी हुई है तो उसको अभिनंदन कीजिए उसका। अगर देखिए घर में कोई दुःख की न्यूज़ है, किसी का देहांत हुआ है तो उसको कंडोलेंस करें। उसके लिए सारे बच्चों को प्रार्थना करने के लिए कहें। इससे क्या होता है, बच्चे आपसे अटैच होते हैं। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि आपको उनकी फ़िक्र है, आपको उनकी चिंता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हमारे साथी टीचरों से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, घर में सब कैसे, वैसे बच्चों से भी पूछना चाहिए। और फिर पहले दिन उनको सिर्फ बुक का इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि बुक क्या है, कितने पेजेस की है, हम कैसा पढ़ेंगे, हमारा पैटर्न ऑफ टीचिंग क्या है, ये होना चाहिए। मतलब बच्चों को इंस्पिरेशन देना चाहिए। पहली चीज जो आज आप जाके करेंगे वो इंस्पिरेशन।
दूसरा आप जो करेंगे वो ये कि बच्चों में क्वेश्चन पूछने की एक कला को आप उभारें, कि बच्चे आपसे सवाल पूछे, आपसे डरे नहीं, आपसे घबराए नहीं, आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, आपसे बात करने को उत्सुक हो। तो हम देखते हैं कि बच्चों में अगर ऐसी चीज डेवलप हो तो वो फिर टीचिंग पूरी करते हैं। तो इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो आप बच्चों को दे सकते हैं। क्रिएटिविटी एक दूसरी चीज है जो आप बच्चों में इंकलकेट कर सकते हैं। तीसरी एक चीज है वो है हार्डवर्क। आप बच्चों को बताइए कि कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती है और हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हार्डवर्क करके ही सारे काम होते हैं। फिर बच्चों को बताइए कि इस बार नीट की परीक्षा में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया और नीट में जो गड़बड़ हुई है उसके बारे में अब भी हियरिंग चल रही है और कई बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। इसकी वजह से सारा जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में है। एक तो ये पेपर लीक की खबर है, दूसरे ये कि जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो न्यूज़ बड़ी चिंताजनक है। और इस बार जो मेरिट आया है ऐसा लगता है 600 के नीचे या 650 के नीचे भी किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला नहीं। और 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लाए। 2014 में जब से एग्जाम शुरू हुआ पिछले 10 सालों में कभी एक या दो बच्चों से ज्यादा पूरे मार्क्स नहीं लाए हैं और इस बार एक ही इम्तिहान एक ही बार में इतने सारे बच्चों का पास होना ये एक चिंता का विषय है। दूसरे एक सेंटर है हरियाणा में जहाँ के 8 से 9 बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स लाए हैं। ये भी मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर एक न्यूज जो आई थी जो मई की थी जिसमें गुजरात में उन्होंने पूरा रैकेट बस्ट किया था एक सेक्टर का जहाँ बच्चे कॉपी करते हुए मास कॉपी करते हुए मास पेपर लीक करते हुए पकड़े गए। तो सुप्रीम कोर्ट इस तमाम चीजों का नोटिस ले रहा है। हमको चाहिए कि बच्चों को बताए कि कंपटीशन रियल होना चाहिए। कंपटीशन ऐसा ना हो कि जिसमें बच्चा जाए और पूरे पूरे मार्क्स लाके एडमिशन ना लो। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप में स्किल की क्या कौन कौन सी स्किल की आवश्यकता है, ना कि मार्क्स। मार्क्स के गेम के पीछे भागने की बजाय बच्चों में स्किल होनी चाहिए। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है कि हम नई स्किल डेवलप करें और बच्चे को सिर्फ मेमोरी बेस्ड इंटेलिजेंस और डिग्रियों से लेस बनाने के बजाय उसको हम स्किल में अच्छा करें, स्किल इंप्रूव करें। उससे फायदा यह होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं जॉब पाएगा और अपने मार्क्स की वजह से अपने आप को सेल्फ डाउन नहीं करेगा, अपने आप से खुश रहेगा। अब एजुकेशन सिनेरियो में ये बात हो रही है कि बच्चों में दुख, बच्चों में चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी कम होना चाहिए। भले पढ़े वो थोड़ा सा कम, लेकिन वो खुश होना चाहिए। इस साल और पिछले 2-3 साल में कोटा जो राजस्थान में है और जो एंट्रेंस कोचिंग का सेक्टर है वहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और अभी आप फरवरी से लेके अभी जून तक देखें या जुलाई तक देखें, जैसे जैसे एक एक एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट आते हैं 10-10, 12-12 बच्चों की सुसाइड की खबरें आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है कि भाई ये बहुत ही खराब बात है और एजुकेशन सिनेरियो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इतने ज्यादा बच्चे सुसाइड कर। तो बच्चों को खुश होना चाहिए, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों में क्रिएटिविटी होना चाहिए। और ये तमाम चीजें कौन करेगा? ये तमाम चीजें टीचर इंटरकेट। टीचर अगर बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पाए, खुश नहीं रख पाए, उनसे सही उनकी लाइफ के गोल्स को डिसाइड नहीं कर पाया, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनमें पहले खुद अपने आप को एक्सपेरिमेंट करे कि कैसे वो सीन को बदल सकता है, इस सिनेरियो में चेंज ला सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। मतलब पहले दिन आप आए हैं, आपके हाथ में नई नई बुक आई है, बच्चे बहरहाल पुराने हैं, लेकिन बच्चों के लिए, टीचर के लिए नया साल होता है। बच्चों को मुबारकबाद दे, बच्चों को खुशी दे। पहले दिन मैं तो पहले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मतलब बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, उनके उनके एक्सपीरियंस सुनना, उनकी बातें सुनना, उनको मोटिवेट करना और फिर ये बताना कि स्कूल में आना कितना आनंद आए, कितनी खुशी की बात, ताकि बच्चे साल भर मोटिवेट रहे, हंसते खेलते पढ़ाई हो। और अब कहीं भी ऐसा ना बच्चों को लगे कि आप उन पर एक प्रेशर डाल रहे हैं। हो सके तो बच्चों को 2 मूवीज दोबारा पढ़ाइए, दोबारा दिखाइए। एक मूवी है तारे जमीन पर और एक मूवी है 3 इडियट। ये 2 मूवीज जो है टीचर के लिए भी इंस्पिरेशन है
और बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन। एक नई मूवी आई है जिसका शीर्षक है 12th फेल। उसमें एक बच्चे की स्ट्रगल बताई गई है आईएएस ऑफिसर बनने की, कि वो कितनी जद्दोजहद करता है, कितना परिश्रम करता है और कितनी मेहनत से आईएएस का एग्जाम पास करता है। वो भी एक मूवी देखने और दिखाने लायक। एक मूवी बीच में मैंने देखी थी पाठशाला, नाना पाटेकर उसमें स्कूल के प्रिंसिपल बने हैं, और वो एक ऐसी स्कूल बताई गई है जो मतलब कमर्शलाइज हो जाती है और एक किसी विधायक के हाथ में चली जाती है, और उसके बाद वहां पर सब गड़बड़ होना शुरू होता है। तो वो भी एक अच्छी मूवी थी, पाठशाला नाम की, जो मुझे पसंद है। एक मूवी मैंने देखी थी बीच में अमिताभ बच्चन की, आरक्षण। लेकिन वो आरक्षण के मुद्दे पर है, बच्चों के लिए है नहीं। लेकिन आप उसको देखें जरूर, ताकि आप मोटिवेट हो सके कि कोई भी बच्चा अपनी जाति, अपनी भाषा और अपने रहन सहन के हिसाब से इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट नहीं हो। इंटेलिजेंस को ईश्वर ने इक्वल डिवाइड किया। कोई एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी टैलेंटेड हो सकता है, और कोई एक मिनिस्टर का बच्चा भी बुद्धू या स्लो लर्नर हो सकता है। तो पढ़ाई में बुद्धिजीवी होने में कोई डिफरेंस नहीं। हर बच्चा समझदार है, हर बच्चे के पास अकल है, कोई बुद्धू, कोई नालायक, कोई बदमाश नहीं है। सिर्फ ये है कि जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हर इंसान बिहेव करता है। और आप जिस सिचुएशन को जितना अच्छा बनाएंगे, बच्चे उतने अच्छा रहे। आपके आसपास जो माहौल है उसको भूलकर आपको क्लास में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे अपना घर भूल जाए, और बच्चों को लगे कि यार ये शिक्षक आए तो अपने को मजा आ रहा है पढ़ने में। तो बच्चों को मजा है, बच्चे नई चीज सीखे, और कुछ और एक संदर्भ और कर रहे हैं, क्या अपने आप की जो अपनी प्रतिभा है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो कुछ बुक्स पढ़ें, ये निश्चय लें कि ये तय करें कि आप कम से कम 3 बुक्स इस साल नहीं पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ी है अभी, जो आपको कभी पढ़ना था। भले वो बुक टीचिंग लर्निंग के हिसाब से हो, या वो बुक कोई आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो, या मैं तो कहता हूँ वो कोई नॉवेल हो, कोई कविता की बुक हो, कोई अच्छे शायर की बुक हो। राहत इंदौरी को आप पढ़े, वसीम बरेलवी को आप पढ़े, है ना। अगर आप उर्दू जानते हैं तो गालिब को पढ़े, मीर को पढ़े, हाली को पढ़े। अगर नए जो शायर हैं उनमें से कोई बुक आप लें। लाइब्रेरी में टीचर्स का भी एक अकाउंट होना चाहिए जहाँ टीचर हर महीने बुक लेते हैं और देते हैं। तो अगर आप नई नई बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी भी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और आपको बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी होगी। याद रखिए, खुद रोजाना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। कुछ मैगजीन आपके यहाँ आनी चाहिए। अभी आजकल अच्छे न्यूज़पेपर में द हिंदू बहुत अच्छा जा रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैगजीन है दर्पण, हम लोग पढ़ा करते थे, वो भी अच्छा जा रही है। एक कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन है, बहुत अच्छा उसमें नॉलेज होता है, हर चीज संक्षेप में उसमें होती है। दूसरे ये कि कोई एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। तो इसमें सबसे अच्छा जो चैनल है यूट्यूब का वो है टेड टॉक, TED, टेड TALKS, टेड टॉक्स। इसमें क्या होता है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर की स्पीचेस होती है 10 मिनट से 15 मिनट। इसमें एलन मॉस की भी स्पीच है, इसमें बिल गेट्स की भी स्पीच है, और इसमें बहुत सारे इंडियंस भी है। इसमें इंडियन टेड टॉक्स भी अलग है। टेड टॉक्स को सुनिए तो आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको नई चीजें पता चलेगी, और आप कम समय में अपना टाइम जो है वहाँ दे सकते हैं। और स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा रखें जिससे सबको आसानी हो, और हंसते खेलते पूरा टीचिंग लर्निंग साल ये गुजरे। ये मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ, और आपको सिर्फ रिपीट करता हूँ कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है। कम से कम पूरे साल में 5 लेसन प्लान आप बनाइए, कम से कम 5। दूसरी ये कि आवरली बेसिस पे अपने बुक्स को डिवाइड करना है, नंबर 2। नंबर 3, बच्चों को इंस्पायर करना है बहुत ज्यादा। नंबर 4, बच्चों में क्रिएटिविटी इंकलकेट करनी है, कुछ नया बनाना है। हो सकता है आज का दिन आप स्पोर्ट्स से शुरू करें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ स्कूलों में स्पोर्ट्स जो बहुत दिन होता है, पहले दिन बच्चे खूब खेलते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों में हार्डवर्क इंकलकेट करें। बच्चों को हेल्प करें कि वो अपना टाइम टेबल बनाए। बच्चों को हेल्दी डाइट के बारे में बताएं,
और स्कूल का प्लानर सारे टीचर के साथ डिस्कस हो कि कब डॉक्टर से ट्रेनिंग करानी, मतलब चेकअप कराना है, कब स्पोर्ट्स डे कराना है, कितनी छुट्टियां मिलने वाली है, कितना टाइम मिलने वाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें तय करें। अपना पर्सनल टाइम टेबल हर टीचर के पास जरूर होना चाहिए। और आखिरी बात ये कि खुद 3 किताबें साल भर में पढ़ने का निश्चय लें, ताकि आपकी टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छी हो और आप इस टीचिंग से, मतलब इस लर्निंग से एक अच्छा टीचिंग प्रोफेशन आपको मिला है, उसकी कदर कीजिए, ईश्वर का, खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। आपको एक लंबी छुट्टी मिली है और आप बच्चों के बीच में आए हैं। बच्चों के साथ रहना ये बहुत ही खुशी की बात है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे आपको खुशी देते हैं तो आप ही टीचिंग प्रोफेशन के लिए बने। आप याद रखिए, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, कि जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था आगरा किले में, तो शाहजहां से पूछा था कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है और आप आखिरी उम्र में क्या होना चाहते हैं। तो शाहजहां ने कहा कि मेरे पास कुछ बच्चे लाकर दो ताकि मैं उनको पढ़ाऊं। मतलब एक बादशाह शाहजहां, जिसने दुनिया की अजीम इमारत बनाई, बहुत नाम कमाया, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बच्चों को पढ़ूं। तो उनको एक आगरा के किले में कैद किया गया था। आप आज भी आगरा जाएंगे तो वहाँ किले की खिड़की है, खिड़की में जाली लगी है, वहां से ताजमहल दिखाई देता। तो लोग कहते हैं कि बादशाह आधा दिन ताजमहल देखा करते थे और आधा दिन बच्चों को पढ़ाते। तो बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही नेक काम है। इसका श्रेय आपको मिलेगा दुनिया में भी, और दुनिया के बाद भी इसका सवाब आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आज जो मैंने बातें की वो आपके लिए फायदेमंद हो और हम नए एंथुसियाज्म, नए मोटिवेशन और नई क्रिएटिविटी के साथ हमारी स्कूल में दाखिल हो और बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मिलकर एक बहुत ही सुखद वातावरण में पूरा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।